हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। करारोपण के लाभ एवं करदान योग्यता का सिद्धांत। इसमें सुनिए, कर निर्धारण के संबंध में यह कहा जाता है कि कर न्याय पर आधारित होना चाहिए। इसका आशय यह है कि कर जिससे लिया जाए और किससे नहीं तथा किससे कितना और किस आधार पर लिया जाए आदि बातों पर सरकार को न्याय की दृष्टि से काम लेना चाहिए। यदि कर भार का वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा तो कुल सामूहिक त्याग की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी। यही नहीं, यदि कर भार का वितरण अन्यायपूर्ण है तो नागरिकों में विद्रोह की भावना जागृत होने की संभावना बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अस्त व्यस्त होने का डर उपस्थित रहेगा। इसमें श्रीमती हिक्स के अनुसार त्रुटिपूर्ण ढंग से संगठित और वितरित कर प्रणाली ही रोमन साम्राज्य के पतन का कारण थी। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति का कारण भी अन्यायपूर्ण कर प्रणाली ही थी, जिसमें निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनिकों व पादरियों पर कर का भार कम था। अतः आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से कर भार का न्यायपूर्ण वितरित हो। करारोपण में न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्री विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित करते रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है। नंबर 1, बेनिफिट थ्योरी, यानी कि लाभ का जैसे को तैसा सिद्धांत। इसमें सुनिए, सबसे पहले विस्तृत रूप से यह कहा जा सकता है कि सरकारी सेवाएं समाज को कुछ लाभ प्रदान करती हैं, अतः कर की दर एवं राशि उस लाभ के अनुसार होनी चाहिए जो कि प्रत्येक करदाता को सरकार के संरक्षण में प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य जितना अधिक लाभ सरकारी क्रियाओं से प्राप्त करेगा उसे उतना ही कर देना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत निजी क्षेत्र के नियम को सरकारी क्षेत्र के कर निर्धारण के लिए लागू किया गया है। जिस प्रकार निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति दूसरे को उसकी किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले कुछ देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति को सरकार को उतना ही कर देना चाहिए जितना कि वह सरकार के कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। प्रोफेसर मिल ने कहा कि लाभ आधार के अंतर्गत सरकार एवं करदाता के संबंध जैसे को तैसा लेने को देना के रूप में होता है। लाभ सिद्धांत में निम्न बातें निहित हैं। इसमें लाभ अथवा हित को करारोपण का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लाभ करों के भार का वितरण करने वाले एक मानक या स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करता है। सिद्धांत के उपयोग में कुछ उदाहरण: लाभ सिद्धांत का उपयोग सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के निर्धारण में किया जाता है, जैसे कि बिजली तथा परिवहन सेवाएं आदि, जिनमें कि व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को बिना किसी कठिनाई के माना जा सकता है। लाभ सिद्धांत को नगरपालिका जैसी स्थानीय सरकारों द्वारा संपत्ति के उन मालिकों पर विशेष कर लगाने के आधार के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि स्थानीय सार्वजनिक निर्माण कार्यों से लाभान्वित होते हैं। अब इसके गुण आते हैं, मेरिट्स। तो इसमें सुनिए, इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्न हैं। नंबर 1 है करों की न्याय संगतता, यानी कि इक्विटी इन टैक्स। इसमें सुनिए, इस सिद्धांत का मूल गुण यह है कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ उन करों को न्यायोचित ठहराते हैं जो कि उन सेवाओं के लिए भुगतान किए जाते हैं। नंबर 2 आता है आय व्यय दोनों पर ध्यान। बोथ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर टेकन इनटू अकाउंट। चूंकि यह सिद्धांत बजट से आय और व्यय दोनों ही पक्षों पर संयुक्त रूप से विचार करता है, इसलिए सरकारी सेवाओं व
करों के हिस्सों दोनों का निर्धारण साथ ही साथ कर देता है। नंबर 3, सुविधापूर्ण विभाजन, इजी डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिद्धांत के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इनके आधार पर करों का सुविधापूर्वक विभाजन किया जा सकता है। नंबर 4, अधिमानों में सामंजस्य, एडजस्टमेंट इन प्रेफरेंसेस। इस सिद्धांत में एक गुण यह भी है कि यह सामाजिक वस्तुओं और व्यक्तियों के अधिमानों में सामंजस्य स्थापित करता है। वस्तुतः एक आदर्श सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है। अब इसके डीमेरिट्स आते हैं, यानी कि दोष। इस सिद्धांत के दोष निम्न हैं। नंबर 1 है असंगतता, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इसमें सुनिए, इस सिद्धांत में यह भाव लिया गया है कि करदाता को मिलने वाला लाभ और कर के बीच जैसे को तैसा संबंध होता है, जबकि कर में ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। नंबर 2, लाभ का माप, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सरकार जो कुछ कर के रूप में लेती है वह प्रायः सर्वहित या सामान्य लाभों के लिए व्यय करती है। अतः सर्वहित में यह निश्चित करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कितना लाभ हुआ है। नंबर 3, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। इस सिद्धांत को सामाजिक सेवाओं में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक सेवाएं जैसे निःशुल्क शिक्षा व चिकित्सा आदि के लिए मूल्य लेना हास्यास्पद लगता है। नंबर 4, अन्यायपूर्ण, यानी कि नॉन इक्विटेबल। यह सिद्धांत अन्यायपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक व्यय से निर्धनों को धनिकों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए धनिकों की तुलना में निर्धनों को अधिक कर देना पड़ेगा। एक पेंशन भोगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला लाभ निश्चित तथा बिल्कुल स्पष्ट होता है, किंतु लाभ सिद्धांत बुढ़ापे में पेंशन प्राप्त करने वाले इस सिद्धांत से यह भी आशा करेगा कि वह करों के रूप में उस पेंशन की राशि को सरकारी कोषों में वापस करे, जो कि अनुचित है। नंबर 5, वितरण समस्या, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। इस सिद्धांत का अनुकरण करने पर वितरण की समस्या तथा आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व नहीं ला जा सकता है, जो कि राजस्व का मुख्य ध्येय होता है। उदाहरण के लिए, यदि लाभ के अनुसार कर लगाया जाएगा तो आय में जो असमानता है उसे दूर नहीं किया जा सकता। अब नंबर 2 आता है कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल्स, सेवा लागत का सिद्धांत। इसमें सुनिए, यह लाभ सिद्धांत का ही एक संशोधित रूप है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सरकार द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनकी वास्तविक लागत के अनुपात में कर लगाए जाने चाहिए। सरकार और नागरिकों के बीच एक विनिमय संबंध होता है। इस दृष्टि से सरकार सेवाओं की विक्रेता है और नागरिक उन सेवाओं के क्रेता होते हैं। अतः एक व्यक्ति जो कुछ कर के रूप में देता है वह सरकार द्वारा की गई सेवाओं का भुगतान है, अर्थात कर सेवा लागत के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। व्यूलर का मत है कि कर सरकार द्वारा जनता की गई सेवा का मूल्य होना चाहिए। सिद्धांत के उपयोग के कुछ उदाहरण। इस सिद्धांत में दोष होते हुए भी यह बहुत से क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जैसे रेल, डाक, पानी, बिजली आदि का मूल्य या दरें निर्धारित करना, परंतु उक्त निर्धारण को हम क्रय मूल्य की संज्ञा दे सकते हैं, कर की नहीं, क्योंकि कर में जैसे को तैसे का तत्व नहीं होता। अब इसमें आता है सिद्धांत की कमियां, डीमेरिट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। इसमें सुनिए, यह सिद्धांत जहां प्रगतिशील कर प्रणाली को आधार मानता है उसे मापना कठिन है। आधार मानता है वह उसमें निम्नलिखित कमियां हैं। नंबर 1 है माप कठिन, यानी कि डिफिकल्ट मेजरमेंट। इसमें सुनिए, एक व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु या सेवा से कितना लाभ मिलता है उसे मापना कठिन है। नंबर 2 अन्यायपूर्ण, अनजस्टिफाइड। लाभ के सिद्धांत की भांति ही सेवा लागत सिद्धांत भी अन्यायपूर्ण है, क्योंकि समाज में अधिकांश सेवाएं निर्धन अथवा पिछड़े वर्गों के लिए की जाती हैं। यदि कर को सेवा की लागत पर आधारित किया जाए
तो इन वर्गों से ही कर की अधिकांश रकम वसूल करनी चाहिए। स्पष्टतः यह स्थिति वांछनीय है। नंबर 3, जनता पर अधिक कर भार, मोर बर्डन ऑन द पब्लिक। अकुशल प्रशासन तंत्र की स्थिति में सेवा की लागत अधिक होगी, फलतः जनता को भी अधिक कर भार सहन करना पड़ेगा। नंबर 4, व्यक्तियों में विभाजन संभव नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग इंडिविजुअल नॉट पॉसिबल। सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सेवाएं सामूहिक रूप से पूरे समाज के लिए होती हैं, अतः उनका व्यक्तियों में विभाजन या वितरण करना संभव नहीं है। अब नंबर 3 आता है एबिलिटी टू पे थ्योरी, करदान योग्यता का सिद्धांत। इसमें सुनिए, यह करारोपण का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक करदाता को कर अपनी योग्यता के अनुसार सरकार को देना चाहिए। इस सिद्धांत में कर का आधार लाभ की प्राप्ति नहीं है, अपितु जिस व्यक्ति के पास अधिक आय या संपत्ति है उससे सरकार को अधिक मात्रा में कर देना चाहिए। इसमें आता है मेजरमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी कैपेसिटी, करदान क्षमता की माप। इसमें सुनिए, अब हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि कर योग्यता किस प्रकार और किस आधार पर निश्चित की जाए, तथा दूसरी महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि प्रत्येक मनुष्य की कर दे क्षमता किस आधार पर मापी जाए। इस समस्या के हल के लिए प्राय निम्नलिखित दृष्टिकोणों से अध्ययन किया गया है। नंबर 1 आता है सब्जेक्टिव अप्रोच, व्यक्तिपरक या भावात्मक दृष्टिकोण। इसमें सुनिए, भावात्मक या व्यक्तिपरक या आंतरिक दृष्टिकोण से हम करदाता के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, अर्थात करदाता को कर देने की योग्यता का अनुमान उसकी कष्ट उठाने की शक्ति, असुविधाओं को सहन करने की शक्ति तथा त्याग करने की शक्ति से लगाया जाता है। इसमें इस संबंध में अर्थात भावात्मक दृष्टिकोण से करारोपण के 3 आधार हैं। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस, समान पूर्ण त्याग का सिद्धांत। दूसरा आता है समानुपातिक त्याग का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट सैक्रिफाइस। और थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस, न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत। इसके बाद नंबर 2 आता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, वस्तुपरक दृष्टिकोण या बाह्य दृष्टिकोण। कुछ अमेरिकन अर्थशास्त्रियों ने करदान क्षमता का उचित आधार निश्चित करने के लिए वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें भी निम्न 3 को बताया गया है। नंबर 1 है कंज्यूमशन लेवल और एक्सपेंडिचर, उपभोग स्तर या व्यय। नंबर 2 प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, मनुष्य की संपत्ति। और नंबर 3 इनकम ऑफ पर्सन, मनुष्य की आय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।